बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। दोस्तों, राजनाथ सिंह का जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है उसका एक बयान सामने आया जिसमें उसने धमकी दी है कि इंडिया जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो कर सकता है अगर जरूरत पड़े। अब इसे लिंक अप करें जो पिछले साल के इंडिया का जो डिसीजन था 5 अगस्त का, उसके बाद मतवातर ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से कि इंडिया कुछ प्लान कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि उसके हालात, अंदरूनी हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। फार्मर्स अभी भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। ब्लैकआउट तकरीबन जो है वो सारे का सारा जो है आप जानते हैं कश्मीर के अंदर है। माओइस्ट जो है वो केरला के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और इसी तरह जो सेवन सिस्टर स्टेट्स या जिन्हें इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वहां पे भी आपको पता है क्या हालात हैं। और कम्युनल वायलेंस, कम्युनल तो अब इस हालत तक पहुंच चुका है कि ब्रिगेडियर उस्मान जो इंडिया का वॉर हीरो था उसकी कब्र को दिल्ली के अंदर पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि वो मुसलमान नाम था। ये अभी आज का अगर आप अखबार उठा के देखें तो इंडियन आर्मी ने वो खैर दोबारा तामीर जो है वो ठीक करवाई है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, एक तो पॉलिटिशियन है, मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, ये इनका डिफेंस मिनिस्टर हो गया या अजीत दोवल हो गया, इस टाइप के लोग हैं। लेकिन जंग जो है, जो स्ट्राइक ओरिजिनल करनी होती है वो फोर्सेस ने करनी होती है। तो फोर्सेस की क्या सिचुएशन है इस पे हम बात करेंगे मखदूम से। और क्या वो इस काबिल भी हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हेड ऑन कोई कोलिजन कर सकें, कोई उनके अंदर वो सकत है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इंडियन फोर्सेस के बारे में। इंडियन, आप जानते हैं कि 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब इनकी क्या सिचुएशन है, इनकी क्या स्ट्रेंथ है, ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि इंडियन आर्मी की जो तादाद है वो तकरीबन है 14 लाख। और ये दुनिया की जो बड़ी स्ट्रेंथ के हिसाब से या तादाद के हिसाब से बड़ी जो फोर्सेज हैं उनमें टॉप 3 या 4 में आती है। इसके 14 कोरे हैं जिनके अंदर जो है तकरीबन 40 के करीब डिवीजन हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूं कि जीएचक्यू जो इंडियन आर्मी का है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। इनकी अब कमांड्स के ऊपर बात करते हैं। सेंट्रल कमांड इनकी जो है वो लखनऊ में बेस्ड है, उसके अंदर एक ही डिवीजन है, 6 माउंटेन डिवीजन। उसके बाद ईस्टर्न कमांड कोलकाता में आ जाती है, इसके अंदर 4 कोरे हैं इंडियन आर्मी की। उसके बाद नॉर्दर्न कमांड आ जाती है जो उधमपुर के अंदर है, 3 कोरे हैं इसके अंदर। फिर आ जाती है सदर्न कमांड, आ जाती है पुणे बेस्ड है, 2 कोरे हैं, एक आर्टिलरी डिवीजन है। साउथ वेस्टर्न कमांड है जो जयपुर के अंदर बेस्ड है, 2 कोरे हैं, एक आर्टिलरी डिवीजन है। वेस्टर्न कमांड है जो चंडी मंदिर के अंदर स्टेशन है, 3 कोरे हैं, एक आर्टिलरी डिवीजन है। फिर इनकी है आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो शिमला के अंदर है। ये आपको जितना मैंने इनका बताया कमांड्स के बारे में, तो आपने ये चीज नोट की होगी कि इन 7 कमांड्स के अंदर 5 कमांड्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। जी हाँ, 7 कमांड्स के अंदर 5 कमांड जो है पाकिस्तान के लिए। ईस्टर्न कमांड को रखा हुआ है कि वो एलएसी को भी देख लेगी और उसके साथ बांग्लादेश को भी देख लेगी। और एक तो है ट्रेनिंग कमांड, उसका तो कोई ऐसा रोल नहीं होगा किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो 5 कमांड जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जो पॉपुलेशन के हिसाब से भी और साइज के भी हिसाब से इंडिया से बहुत छोटा है, जो बताता है कि किस कदर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा एक भारतीय जहनीत है। कि उनकी फिल्में देख लें, उनके हर ड्रामे देख लें, अगर उन्हें किसी चीज़ से खौफ दुनिया में है तो वो सिर्फ पाकिस्तान से। अब आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड है। पहली कमांड जो है इसकी पहले स्ट्रेंथ बता दूं कि तकरीबन 1,40,000 पर्सनल्स के ऊपर मुश्तमिल है इंडियन एयरफोर्स। सेंट्रल कमांड इलाहाबाद के अंदर है। फिर ईस्टर्न कमांड जो है वो मेघालय के अंदर है। सदर्न कमांड जो है केरला के अंदर है। साउथ वेस्टर्न कमांड गुजरात के अंदर है। वेस्टर्न कमांड दिल्ली के अंदर। और उसके बाद मेंटेनेंस कमांड जो है वो महाराष्ट्र के अंदर, और ट्रेनिंग जो है वो बंगलोर के अंदर इनकी कमांड है। इसमें भी आप देखें 7 कमांड्स हैं, लेकिन इसमें जो फाइटिंग जो कमांड्स हैं वो 5 है, जिनमें से 4 जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान की तरफ उनका पोस्टर है। नेवी की 3 कमांड्स हैं और तकरीबन 67,000 जो है ना पर्सनल इसके अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया का डिफेंस बजट जो है आपको हैरत होगी 2020-21 के लिए 3,40 लाख करोड़ था। जी हाँ, दुनिया के टॉप 3 जो डिफेंस बजट्स आते हैं, चाइना और अमेरिका के बाद अगर इस दुनिया में कोई किसी का बजट है तो वो भारतीय सेना का है। अब भारतीय सेना मखदूम आपको जो मुझे मैंने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की,
डोंट यू थिंक इट्स फनी कि बात करते हैं इंडिया सुपर पावर बनने की और पता नहीं क्या-क्या बातें होती हैं, लेकिन खौफज़दा इतना है कि तकरीबन इनकी 80% आर्मी जो है, वो तो सिर्फ़ लगता है बनी पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। असल में किसी भी मुल्क की डिफेंस डॉक्ट्रिन इस बात को डिफाइन करती है कि उस मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी किस कंट्री को देख के बनाई गई है, डेवलप की गई है, और यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स कि वो किस कंट्री के अगेंस्ट है। एक्चुअली इंडिया की जितनी भी सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं और जो उनकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने अपनी सारी पॉलिसी जो ऑर्गेनाइज की है, जो डेवलप की है, वो पाकिस्तान सेंट्रिक की है। उन्होंने चाइना सेंट्रिक नहीं की, उन्होंने किसी और मुल्क के को मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसीज़ नहीं बनाई, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बनाई हैं। उसका मेन रीज़न जो है वो ये कि वो अभी तक 1947 के जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो शॉक था ना, जो उनको लगा था, उससे वो निकल नहीं पाए और वो मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो लास्ट जिसे कहते हैं ना, टिल द लास्ट सेकंड्स वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये ऐसा ना हो और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शायद जो है वो किसी डील-शील में कोई जिसे कहते हैं पावर डिवीज़न हो जाए और वो इंडिया इंटैक्ट रहे, डिवाइड ना हो। बहरहाल वो एक लंबी डिबेट है। तो इसी शौक के बाद से इंडिया ने जो अपनी बहुत से लोग इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि जैसे पाकिस्तान ने मिलिट्री बिल्डअप पहले शुरू किया था 50s में जब यूएस एड में हम गए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने पहले अपना मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया था जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये करना पड़ा। और इसके अलावा पाकिस्तान की उस ज़माने की जो डिसीजन मेकर्स थे उनके उनमें सिविलियंस भी थे, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स थे। आप अगर अच्छी तरह आपको शायद अगर आप स्टडी करें तो मेरे ख़्याल से आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाक़त अली खान, उन्हीं के ज़माने से ये चीज़ शुरू हो गई थी कि हमें अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज़ हमारा सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये तो वो हो गया वो रीज़न कि जिसकी वजह से इंडिया की जितनी भी डिफेंस डॉक्ट्राइन है वो पाकिस्तान सेंट्रिक है और वो पाकिस्तान सेंट्रिक ही फ्यूचर में रहेगी अनलेस अंटिल के कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो जाए। लेकिन यार अच्छा इसकी सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ। जी, जी। जी, जी। पाकिस्तान सेंट्रिक तो है, लेकिन हालात इनके ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में तो ये अपने मुल्क को नहीं अभी संभाल पा रहे। कश्मीर में जो हालत हो रही है, केरल तक फ्रंट की रिपोर्ट आई थी आज से कुछ महीने पहले, इनका अखबार है और क्रेडिबल अखबारों में से आता है कि केरला तक जो है माओइस्ट पहुंच चुके हैं। किसान खुदकुशियां जी, कर जी। रहे हैं या इस वक्त वो दिल्ली का मुहासरा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जी, और जी। उसमें आपको खतरा ये पैदा हो रहा है कि क्योंकि आप जानते हो कि इनके जो एक फाइटिंग के अंदर जो मजबूत फोर्स है वो सिखों के ऊपर मुश्तमिल है। और जी, बिल्कुल। इंदिरा गांधी के मरने के बाद, ब्लू स्टार के बाद, हमने देखा जिस तरह विद इन आर्मी जिस तरीके से सजाएं दी गई सिखों को और उनकी वफादारी के ऊपर कोर्ट किया मार्शल गया। हुआ। कोर्ट मार्शल्स हुए, अच्छे खासे हुए। यहाँ तक कि वो संत भृंदरावाला जी जो थे, उनका जो मिलिट्री एडवाइजर था, वो 71 का इनका शपथ हीरो सिंह। था। 71 का जी, हीरो मुक्ति बानी जो ट्रेन। एग्जैक्टली ही यूज्ड टू ट्रेन मुक्ति बानी। इन्होंने जो कुछ किया, अब दोबारा वो सिचुएशन बन रही है जहाँ पे किसान जो हैं वो अपनी स्ट्रगल में यानी कि अगर आप खालिस्तान को ही देख लें तो उसकी तो बेसिक वजह ही इकोनॉमिक वजूहात थी जिसकी वजह से खालिस्तान तहरीक जो है वो उठी। जिस तरीके से पंजाब के साथ किया गया, आज फिर पंजाब के साथ वो कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन चल रही है, क्या आप समझते हो कि इंडियन आर्मी इस पोजीशन में है कि वो किसी किस्म की एडवेंचर को सह सके? जी, देखें पहले मैं आपकी 2 बातों का जवाब दे दूँ कि आप कह रहे थे कि केरला मूवमेंट केरला केरला के अंदर तक। मॉइस्ट मूवमेंट पहुँच गई है और दूसरा आप ये कह रहे थे कि इंडियन आर्मी बहुत अनऑर्गेनाइज़्ड और हो चुकी है और उसकी जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो बहुत मिनिमाइज़ हो गई है या होती जा रही है, राइट? तो मैं सबसे पहले तो आपकी आर्मी वाली बात का जवाब दे दूँ, जो हमने अब तक ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि इंडिया की जो यूथ है ना वो बेसिकली अ, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आप ये न्यूट्रल होके अगर को आप नोट करें तो इंडिया की यूथ जो है वो वल्गैरिटी और फ़हाशी और इन सब चीज़ों की तरफ बहुत जुल्म। ज़्यादा वहाँ पे फैमिली सिस्टम्स टूट रहे हैं। वो अब वो इंडिया नहीं है जो एक ज़माने में मशरक़ी तौर का इंडिया हुआ करता था। अब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने वेस्टर्नाइज़ कर लिया और इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिफ़िकेशन है,
रूरल एरियाज़ की और अल्ट्रा मॉडर्न अर्बन एरियाज़ की वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पे अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोर्ट ने ये रूल्स भी दे दिए हैं कि अनमैरिड कोहैबिटेशन वहाँ पे अलाउड कर दी गई है, अनमैरिड चिल्ड्रन डिलीवरी भी अलाउड कर दी गई है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मैं आपको सोशल एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से वहाँ स्टेट का कैपिटल यूथ है यार। कोई भी कोई 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 ऐसा वहाँ पे पढ़ा-लिखा नौजवान बहुत कम ऐसे हैं, जो ये मोटिवेशन रखते हैं कि वो आर्मी में जाएँगे और जान देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चंद अच्छा फ़ोर्स जो बनती है वो एक्सट्रीमिस्ट तो बनती नहीं है, फ़ोर्स तो एक प्रोफ़ेशनल फ़ोर्स होती है। आरएसएस के अंदर एक्सट्रीमिज़्म है, तो वो तो आर्मी से तो उनका वो रिक्रूट हो नहीं सकते। आर्मी को तो चाहिए प्रोफ़ेशनल लोग जो पी मिलिट्री अकेडमीज़ के अंदर ट्रेन हों, फिर वो पास आउट हों और कमीशन हासिल करें आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। तो इस तरह की यूथ जो है इंडिया में नहीं पाई जाती। हाँ, पंजाब में, हरियाणा में और ये जो सिख बेल्ट आपको नज़र आ रहा है, या तो हिंदू पंजाबीज़ हैं, इनके अंदर ये रुझान पाया जाता था। साउथ में तो वैसे ही नहीं है। साउथ तो आप समझ लें कि वो वैसे ही उन अपने आप को इंडिया से अलग ही समझते हैं। साउथ वालों ने कभी भी अगर जो लोग गल्फ़ में हमें सुन रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अगर आप एक केरलाइट से पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो वो बोलता है मैं केरला से हूँ, ये नहीं बोलता कि मैं इंडिया से हूँ। दूसरी बात ये कि जो साउथ की एक-एक चीज़, हर चीज़ इवन कि उनके भगवान्स भी अलग-अलग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने बताया कि केरला के अंदर मॉइस्ट आ गया है, तो साउथ के अंदर फिर वही बात है कि जो केरला के अंदर हमेशा से केरला जो है वो एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी रहा है। और केरला का जो, या केरला कह लें आप, या और जो उनकी तमिलनाडु की स्टेट है, या और जो साउथ के स्टेट्स हैं, तेलंगाना वगैरह, वहाँ पे रेडिकलिज़्म उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का आपको प्रो बीजेपी स्टेट्स में मिलेगा, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, गुजरात, राजस्थान वगैरह। तो ये केरला के लोग इंडिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेट है, और इंडिया की जितनी भी फॉरेन अर्निंग्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स हैं, फॉरेन एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया की जितने भी अच्छे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी हैं, वो सारे साउथ बेस्ड हैं, सेंट्रल या हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के नहीं हैं। और साउथ जो है वो अपने आप को, जब से इकोनॉमिक कोविड-19 का क्राइसिस आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस कोविड-19 की वजह से, उसके बाद से साउथ में ये डिबेट उनके टीवी चैनल्स में और उनके जो फिलॉसफर्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, वो ये बात लिख रहे हैं, पहले भी लिखते थे कि साउथ इंडिया जो हो, अगर वो एक अलग बन जाए, तो वो एक बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री हो सकता है, और इंडिया की जो 70% इकोनॉमिक रिलायबिलिटी है, 70% तक इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट की जो फॉरेन रिलायबिलिटी है, वो साउथ पे ही है। तो और आर्मी के अंदर तो ख़ैर साउथ के लोगों का ना होने का बराबर है, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं समझते, जो कि एक एक हिंदी स्पीकिंग या एक पंजाबी स्पीकिंग जो बोलेगा, वो केरला वाले को समझ नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है उसके लिए समझना। तो आप देखें कि अभिनंदन जो है उससे पूछा गया कहाँ है, तो उसने कहा आई एम फ्रॉम डाउन साउथ, और वो बड़ा टू बी, अगर हम न्यूट्रली देखें तो वो बहुत कोऑपरेटिव था पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखते हैं, ही वाज़ क्वाइट हैप्पी। ही वाज़ नॉट एज़ मच हार्डलाइनर एज़ कंपेयर्ड टू कि अगर कोई हिंदू जिसे कहते हैं ना, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का कोई यूपी या कि इस तरह की स्टेट का कोई पायलट होता, तो वो बहुत ज़्यादा, वो मेरा नहीं ख़्याल के साउथ में कोई एज़ सच एंटी पाकिस्तान फीलिंग है भी नहीं इतनी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना तो इंडियन आर्मी के अंदर आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जी, जो श्रीलंका के अंदर 30 साल खाना जंगी थी, उसकी वजह भी यही थी कि डीएमके की जो मूवमेंट अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के अंदर भी है तमिलनाडु के अंदर। तो डीएमके की जब मूवमेंट उठी थी 60s के अंदर ना, तो उस वक़्त उनका जो नारे थे वो ऐसे लग रहा था, कुछ हार्डलाइनर्स कह रहे थे कि हम अलग मुल्क करेंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। तो इंडिया ने इसी खौफ से उन्होंने कहा कि इलम अगर बनाना है तो वो श्रीलंका के लोगों को खराब करो। आपको पता है श्रीलंका साउथ एशिया का सबसे पीस लविंग है। तो अब तो खुद बिल्कुल इंडियन है। जो हैं हिस्टोरियंस मानते हैं कि श्रीलंका की जो आग जिसमें लाखों लोग जले और जो है आपको पता है कितना नुकसान हुआ, उसके पीछे बेसिकली इंस्टिगेट करने वाला इंडिया ही था। अच्छा, अब इधर से मैं आगे आऊँगा, फिर इंडियन फोर्सेस की बात करता हूँ कि वो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की अपने फिगर्स के मुताबिक, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया, 2010 से लेके 2019 तक तकरीबन 1110 फौजियों ने खुदकुशियां की। तो क्या वजह है इंडियन आर्मी के अंदर 1110 का मतलब है कम से कम भी 100 ऑन द एवरेज पर ईयर। अच्छा, ये वो है जो वो मान रहे हैं, और जो खबरें वैसे
मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं, उसके हिसाब से कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, या जहाँ पे माओइस्ट के खिलाफ ये लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे खुदकुशियों का तनासुब इससे ज़्यादा है और दिमागी अमराज बढ़ रहे हैं। और अब तो बल्कि जो लद्दाख के अंदर बैठे हुए हैं विदाउट इक्विपमेंट और सख्त बुरे हालात के अंदर, तो वहाँ पे भी सुनने में ये आ रहा है कि खुदकुशियों का तनासुब बढ़ता जा रहा है। यार इतनी तो दुनिया की कोई आर्मी नहीं होगी जिसके अंदर इतनी ज़्यादा खुदकुशियों जी, का रेशियो सुसाइडल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत अच्छा, ज़्यादा। सुसाइडल रेट्स देखें बहुत इसकी वजह वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भाई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है, सोशल भी है और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट भी होता है इसका। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट ये है कि जो सोल्जर्स हैं, जो मिलिट्री पर्सनेल्स हैं, उनकी फैमिली से तो बात उनकी होती होगी। तो बिल्कुल। इंडिया के अंदर जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, ख़ास तौर पे जब से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट गई है और मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो इकोनॉमिक जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिया को लोअर एंगल पे शो कर रहे हैं। वो कोई एक ऐसा इंडिकेटर भी नहीं है जो इवन इन्फ्लेशन को आप उठा लें, किसी भी चीज़ को उठा लें, इन्फ्लेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है और मोदी से इकोनॉमी हैंडल नहीं हो रही। तो जब वो अपने घरों पे बात करते हैं और वो देखते हैं कि हाँ, मुआशी मुश्किलात का उनकी फैमिली शिकार है, तो वो जो है ज़ाहिर-सी बात है उनको एक प्रॉब्लम आती है। दूसरा ये है बॉलीवुड फैक्टर। सोल्जर्स वगैरह जब अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरह की चीज़ें देखते हैं, फ़िल्में वगैरह देखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी नहीं है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनने अभी द हिंदुस्तान टाइम्स में के अंदर भी ये आर्टिकल्स छपे थे अभी रिसेंटली वो ये कंसीडर कर रहे थे कि सोल्जर्स से मोबाइल फ़ोन या जितने भी टेलीकॉम डिवाइसेज़ हैं वो ले लिए जाएँ, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उसकी वजह ये होती है कि वो जब देखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है एक बंदा सिंगल अपनी फैमिली से दूर डिप्रेशन का तो शिकार होता ही है। और जो जो बात मैंने आपसे की कि इंडिया की जो आर्टिफ़िशियल दुनिया है वो हद से ज़्यादा ह हद तक बढ़ चुकी है। मतलब जो बॉलीवुड ने आर्टिफ़िशियलाइज़ कर दिया है इंडियन सोसाइटी को वो बहुत ज़्यादा हम लोग आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ अमेरिका की सोसाइटी को कहते थे कि हॉलीवुड ने अमेरिका के बच्चे को वीडियो गेम पे वर्ल्ड वॉर जितवा दिया है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंडिया के अंदर अब ये चीज़ हो गई है कि वो बहुत फैंटेसी की वर्ल्ड के अंदर हैं, फैंटेसी वर्ल्ड है उनकी और उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि रियलिटी से बहुत दूर हैं लेकिन यार इसमें और ज़ाहिर-सी एक बात है सॉरी आपको फिर मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, एक और बात भी तो है ना। आप देखो पिछले कुछ सालों से पहली दफा दुनिया के अंदर हुआ है कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जी, मैं वही शेयर उसी पे करते आ हैं रहा था, मैं कि राशन उसी पे नहीं मैं आ मिल रहा था। रहा है, राशन नहीं मिल जी, रहा, जी, बिल्कुल अफसरों उसी का इन्हीं जो फैक्टर्स पे रवैया मैं है जी, जी। वो बहुत जी, बुरा है। जी, बिल्कुल इन्हीं फैक्टर्स पे मैं आ रहा था। ये 2 पॉइंट्स तो मेरे हो गए थे। मेरे जो बाकी जो पॉइंट्स बाकी थे वो यही थे मेरे कि जो उनके सीईओज़ का, उनके कंपनी कमांडर्स का, उनके बटालियन कमांडर्स का, उनके ब्रिगेड कमांडर्स का और डिविजनल कमांडर्स का और पूरी जो एक चेन होती है, उनका जो अपने जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स और अपने सोल्जर्स और नॉन कमिशन्ड लोगों के साथ स्पेशली जो बिहेवियर है, कमिशन्ड रैंक का नॉन कमिशन के साथ आपको पता होगा, आप भी बहुत ये चीज़ के बहुत मैटर करती है ये बिहेवियर। कि कमिशन्ड ऑफिसर्स का नॉन कमिशन्ड सोल्जर्स और रैंक्स के साथ जेसीओज़ के साथ क्या उनका बिहेवियर है। तो वो एक फैक्टर बना हुआ है इंडिया के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर। इसके अलावा एक फैक्टर और है जो फूड है वो इतना सैटिस्फैक्टरी उनका नहीं है। तो वो तो राशन इसके चोरी अलावा कर तीसरा लेते हैं यार। फैक्टर कई कोर्ट मार्शल्स जो हाँ, हैं, आप इंडियन मीडिया उठा के देखें तो कोर्ट मार्शल्स में जनरल ऑफिसर बिल्कुल। कमांडिंग के नहीं सिर्फ़ जवानों का सिर्फ़ राशन चोरी हो सिर्फ़ रहा है। राशन सिर्फ़ रा सिर्फ़ राशन नहीं हुआ, अभी रिसेंटली बहुत बड़ी तादाद में आर्मामेंट्स जो हैं, जो पर्सनल कैरिंग वेपन्स होते हैं, वो सेल आउट हुए हैं। उसके अंदर बाकायदा उनका एक मेजर जनरल कन्विक्ट हुआ है। ओए होए मुझे होए! नाम याद नहीं है अदरवाइज़ आई वुड हैव कोटेड द नेम आल्सो लेकिन मुझे वो नाम याद नहीं है बट मेजर जनरल जो जिस तरह हमारे यहाँ डीजी आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है, इस तरह वो डीजी लेवल का मेजर जनरल था डायरेक्टर जनरल आर्म्स। तो उसको उन्होंने इससे टॉप पोस्ट तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन की होती नहीं है किसी आर्मी के अंदर। तो वो टॉप मोस्ट पोस्ट पे होने के बावजूद उसको उन्होंने कन्विक्ट किया था। फिर उसके बाद नीचे पूरी चेन थी जो कि सप्लाई करती थी वेपन्स जो भी ब्लैक मार्केट होती है, गैंग्स होते हैं इस तरह की। ओए और होए! आपको एक याद होगा 2003 या 4 में एक एनकाउंटर हुआ था, जिस जो एनकाउंटर इंस्पेक्टर कुरकुरे ने किया था, जो बाद में मुंबई ड्रामे के अंदर जिसको यस, गो मार दिया अहेड। था बाद में। जी, 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 ठीक जी, है, जी। हाँ। तो उसने उसने क रिपोर्ट ये दी थी जो मुंबई के गैंगस्टर्स हैं हम वी ऑल नो कि मुंबई के गैंगस्टर्स बड़े मशहूर हैं, पाकिस्तान में भी
बड़े मशहूर हैं और पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं। मुंबई के गैंगस्टर्स जो हैं भाई लोग मुंबई गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी बड़ा उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना मूवीज़ पॉपुलर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर वो मूवीज़। हम्म। बहरहाल, तो वो जब गैंगस्टर्स को पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेट किया था उसने इंस्पेक्टर कुरकुरे ने, बेसिकली ही वाज़ अ दलित। तो उसने जब इन्वेस्टिगेट किया था तो ही गॉट टू नो के ही वाज़ शॉक्ड कि जब उसको मेजर गैंगस्टर्स ने बताया था कि ये जो उनके पास वेपन्स आए हैं वो किसी आर्मी ऑफिसर्स उनकी आर्मी के अंदर ऑफिसर्स थे जो उन्हें भेजते थे, और ये 2006 5-6 की बात है, जो कि बहुत इसको उछाला भी था उस वक़्त। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने इस चीज़ को बड़ा कैश कराया था, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस तो देशद्रोही जमात समझा जाता है वहाँ पे। हम्म। लेकिन उसके बाद जब ये मुंबई ड्रामा हुआ तो उन्होंने उसमें से 1 तीर से 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि मेरे ख़्याल से 10-12 शिकार कर दिए, और उसी शिकार में उन्होंने कुरकुरे को भी मार दिया, और 2-3 और ऐसे लोग थे जो बहुत सीरियस थे। ज उनमें एक वो आर्टिकल राइटर भी था जिसने इंडियन आर्मी को एक्सपोज़ किया था, वो भी सस्पेक्टेडली ताज होटल के अंदर ही था, और उसको मार दिया था वहाँ पे। तो ये कैसे गैंगस्टर्स थे जो कि सारे उन्हीं लोगों को मार रहे थे जिन्होंने इंडियन आर्मी या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट डीप आर्टिकल्स लिखे स्टेट। हैं। डीप ये तो स्टेट। ये तो खुद ही डीप स्टेट के खिलाफ, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही बात। और जब सबको मार देते हैं तो फिर वो खुद भी मर जाते हैं। तो ये तो बहुत ही कोई मैं समझता हूँ कि ये तो 9/11 से भी ज़्यादा बड़ा ड्रामा था, और इसके लिए तो किसी एक्सप्लेनेशन की वर्ल्ड कम्युनिटी को ज़रूरत ही नहीं है देने की। वो जो लोग, आपको याद होगा प्रेज़िडेंट जो है वो जिसे कहते हैं, इंडिया का एक प्रेज़िडेंट था अब्दुल कलाम आज़ाद से पहले, एक्स प्रेज़िडेंट, उसने भी डाउट्स रेज़ किए थे कि ये जो मुंबई ड्रामा हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट भी मीडिया ने बात करनी शुरू कर दी, तो मीडिया मेक्स द ओपिनियन। अच्छा, तो एक ये मुझे वाली बात बात बताओ, है। एक मुझे बात जी, जी। बताओ कि ये अभी वो ब्रिगेडियर उस्मान इनका हीरो था कश्मीर वॉर का, बहुत, उसका बहुत, जो बहुत सीरियस। जिस तरीके से उसकी कबर की बेरहमी हुई, और उससे पहले हम सुन रहे थे कि वो असम के अंदर कारगिल वॉर का इनका एक हीरो था, वो भी गलती से मुसलमान था, और उसको जिस तरीके से इन्होंने कैद किया, उसके मेडल्स उसने दिखाए, फिर उसे कैद किया। तो ये जो बीजेपी के आने के बाद जो एक कम्युनल एलिमेंट आया है, ये किस हद तक फौज को कर रहा है, क्योंकि सिखों के मामले में तो हमने देखा किया था। तो अब आपका क्या ख्याल है कि किस हद तक ये मौजूदा तौर पे, क्योंकि मुस्लिम जो है उनका एक रोल रहा है, तो अब कितना इंडियन देखिए, आर्मी के अंदर इस। मुस्लिम्स जी जी जी। मुस्लिम्स मुस्लिम्स तो इंडियन आर्मी में है ही नहीं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी तो बिल्कुल ही 0% है। अच्छा, दूसरी बात, जो थोड़े बहुत हैं भी, एक मुस्लिम हेड काउंट के नाम से एक फिर वही बात है कि एक चीज़ हुई थी जिसके ऊपर मना कर दिया था बीजेपी की उस वक़्त की वाजपेयी, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया था कि इस तरह की कोई भी का हेड काउंट नहीं होगा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है एक सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री है, और उसके अंदर ये रिलीजियस लाइन्स के अंदर जिसे कहते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोई काउंटिंग-शाउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन एक एस्टिमेट ये है कि 2% जो है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो मुस्लिम्स हैं, और वो भी वो हैं जो कि बटमैन्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, जो बहुत छोटे रैंक्स पर हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बात बताता चलूँ, आपको याद होगा 65 वॉर हीरो था अब्दुल हमीद, जिसके हम्म। बारे में कहते हैं कि उसने कोई पैटेंट टैंक शैंक्स जो है वो किया था। उसके फैमिली के हवाले से अभी न्यूज़ चली थी इंडियन सोशल मीडिया पे कि किस कसमपुर्सी की हालत में उसकी फैमिली रहती है, और इवन कि उनको शोहदा पेंशन एक चीज़ होती है, आपको पता होगा, वो भी नहीं मिलती अब तो। बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद, कांग्रेस तक तो मिल रही थी, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद नहीं मिलती। अच्छा, आपको फिर एक याद होगा, रिसेंटली कश्मीर में एक बंदा मारा था इन्होंने, उमर फैयाज़, हम्म। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज़। हम्म। उसके बारे में ये बात कही जाती है कि उसने इंडिया के लिए जान दी, लेकिन उसको इस हद तक ह्यूमिलिएट किया था बाद में, क्योंकि बहुत सारे जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं, उन्होंने ये बात उड़ाई थी कि शायद ही माइट हैज़ बीन डिफेक्टेड टू द मुजाहिदीन। तो उसके घर पे इन्होंने इतना सख्त पहरा रखा हुआ था, जो वो बंदा था जो उसकी मरने के बाद। तो उसके बाद उसके साथ उसकी फैमिली के साथ जो बाद में डिटेन किया उसकी फैमिली को। आपको ये चीज़ मैं बताऊँ, उसकी फैमिली को बाकायदा डिटेन किया, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री इसको डिनाई कर रही थी। लेकिन चूँकि
जो गवर्नमेंट थी कश्मीर की पपेट थी सही, लेकिन उस वक़्त महबूबा मुफ्ती सीएम थी, तो उसने इस चीज़ पे प्रोटेस्ट भी किया था और इसको पब्लिसाइज़ कर दिया था, जिसके बाद से उन्होंने उसको भी टॉपल कर दिया बाद में और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न्स। बुरहान वानी के दिनों की ये बात है कि वो बुरहान वानी जब केस हुआ था, शहीद हुए थे, तो उस वक़्त ये लेफ्टिनेंट उमर फैयाज़ नामी एक बंदा, उन्होंने मीडिया स्टंट गेन किया था। आप जो जिसका बता रहे हैं ब्रिगेडियर उस्मान का, ही वाज़ उनकी फैमिली का केस ये मैं नहीं, ये टीआरटी वर्ल्ड ने भी इस चीज़ को उठाया कि इंडिया के अंदर अगर इसी तरह कम्युनल हेट्रेड चलती रही तो इंडिया की फेडरेशन जो है वो बहुत दिन तक कायम नहीं रहेगी। और अब तो खुद इंडिया के अंदर से अभी रिसेंटली आपको पता होगा शिवसेना के एक बंदे ने मोदी को समझाया है कि भाई आप प्लीज़ थोड़ा सोचें, बंधेगा वरना बचेगा ना हो। यूनियन जो है वो टूट टूट सकती है। तो ये सारी रीज़न्स हैं, बाकी इंडियन आर्मी का तो कोई फ्यूचर नहीं है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा है इस वक़्त। मैं अपनी बात को वाइंड अप मतलब कर लूँ इस पॉइंट को, कि बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा है अमेरिका, और वो जो बीका एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर वो समझता है कि अमेरिका की एयर पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर हमारे साथ पाकिस्तान का कोई क्लैश होता है तो अमेरिका इराक की तरह पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान डिसमेंटल हो जाएगा खुदा ना ख़ास्ता। तो वो इस पे ये उन्होंने जो अपनी एक फेक सी थ्योरी बनाई हुई है, वो उन्होंने ये थ्योरी बनाई हुई है। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस अभी नहीं है जो इराक का उस ज़माने का अच्छा, एयर डिफेंस था। इसमें और आपने बात किया, मैं इस पर कमेंट करना चाहूंगा। बीका एग्रीमेंट के बाद इससे पहले तीन, आपको पता है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट पहले हो चुके हैं। इंडिया को अमेरिका अभी तक जो नजर आ रहा है वो सिर्फ एक मंडी की तौर पे देख रहा है, और उसकी, क्योंकि इंडियन ओशियन में है, तो चाइना के खिलाफ बेसिस, एंडोबार निकोबार आइलैंड वगैरह की बेसिस और फैसिलिटीज के देख रहे हैं। जहाँ तक इंडियन किसी कैपेबिलिटी की बात है, अमेरिकन आर क्लियर। सेकेंडली, चाइना ने लद्दाख में इनको लताड़ लताड़ के मारा, अमेरिका कहीं पे भी नहीं आया, कहीं पे बहुत भी नहीं ज़्यादा, आया, हालांकि बहुत ज़्यादा, तीन बहुत फाउंडेशनल ज़्यादा। एग्रीमेंट पहले हो चुके थे, ठीक है ना, 2016 में, फिर आप जी, जी। तो ये जी, जी। सब जो है ना, ये तो इंडिया का। अच्छा, क्योंकि टाइम हमारा मैं क्लोज हो रहा है, इसलिए मैं मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आपसे आखिरी आखिरी सवाल ये पूछूं मैं कि जी, इंडियन जी। आर्मी की मोबिलाइजेशन हमने देखी, पूरा क्रम के अंदर फेल हो गया, 1800 बंदे अपने मरवाए और उसके बाद जो है खत्म हो गए। उसके बाद इन्होंने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन जो 2001-2 है में। ना, हाँ एग्जैक्टली, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन दी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ठीक है, इन्फोसेंट्रिक नेटवर्क सेंट्रिक जो है इनकी डॉक्ट्राइन, के जी हम जो है फ्रीडम होगा, डिसेंट्रलाइज कमांड वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है, स्पीड होगी, हम जो है कब्जा नहीं करेंगे, तबाह करेंगे, वापस आ जाएंगे। अभी तक जितनी एक्सरसाइज की, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो कोई इंप्रेसिव नहीं थी, कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि ये बिपिन रावत नहीं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स भी जो है दो तीन जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सरहद के साथ भी हैं। पाकिस्तान ने इसके मुकाबले के अंदर जो है अज़्म 9-3 के अंदर बता दिया कि हम भी नेटवर्क अनेबल्ड हैं, तुम्हारी जो नेटवर्क सेंट्रिक है उसको हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर 2019 के अंदर, पिछले जो है साल, हमने इन्हें बता दिया कि तुम्हारी जो नेटवर्क सेंट्रिक, तो उस वक्त डॉक्ट्राइन चलेगी, जब नेटवर्क रहेंगे हम तुम्हारे नेटवर्क भी खड़का सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज को तो कर्नल प्रवीण सानी भी मानता है, फोर्स मैगजीन का, और उसने मिलिट्री फेस्टिवल के अंदर पिछले साल जो है क्रिस्टीन फेयर के साथ बैठे हुए, दोनों, आपको पता है क्रिस्टीन फेयर कितनी पाकिस्तान मुखालिफ है, तो वहां पे उसने इन चीजों को एग्री किया, धोना के सामने जो इनके मार्शल था, कि भाई जब आपके जहाज उड़े थे तो सारे ब्लैंक थे। अब मैं कहने का मकसद ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल बीमारियों के अंदर इजाफा हो रहा है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। इस पर तो हमने बात ही नहीं की, फौजी जो फौजियों को मार रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, डिमोरलाइज हैं। अफसरों ने जवानों को अपना गुलाम समझ रखा है, राशन इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है, चाइनीज से मार खा रहे हैं, मुफ्त की जाने ये गरीब जो हैं वो दे रहे हैं। मैं यानी कि मेरा, आपको पता है, ताल्लुक एक फौजी घराने से है, तो मैं तो, मुझे तो अफसोस होता है कि जिस तरीके से इंडिया का फौजी जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, कि ना राशन खाने के लिए राशन, ना पहनने के लिए कपड़ा, सर्दी के अंदर लद्दाख में बैठा हुआ बेचारा जा रहा है। तो आप क्या देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि इन कंडीशंस के अंदर अपने गरीब फौजियों को मरवाने के लिए इंडिया कोई एडवेंचर का सोचे? कोई पॉसिबिलिटी सोचनी तो नहीं चाहिए बिलाल भाई, लेकिन पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मोदी के पास अभी तक उसका सेकंड टर्म है। आप इसको इस एंगल से देखें। मैं बहुत मुख्तसरन आपको ये बताऊं, फिर मैं उस पे भी एक पॉइंट अपना दूंगा बेकार के हवाले से।
मोदी का ये सेकंड टर्म है और उसके बाद उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है कि मैंने ये किया है कंट्री के लिए, एक्सेप्ट वो आपने एक सुना होगा कांग्रेस के एक लीडर हैं, वो ये अक्सर कहते हैं कि हम जब बीजेपी से पूछते हैं भाई महँगाई क्यों हुई? तो वो कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहे? तो कहते हैं भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई बिजली क्यों जाती है? लाइट क्यों जाती है? तो कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब हम उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं कि तालीम क्यों नहीं बढ़ रही? गरीब को गैस क्यों नहीं मिल रही? और एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है मसला, तो वो जवाब ये देते हैं भाई पाकिस्तान ने ये किया और आतंकवादी और पाकिस्तान, तो इनके पास बस यही जवाब है। तो वो बड़ा मशहूर क्लिप है, वो देखिएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊँ मोदी के पास कुछ है नहीं दे अपनी कौम को देने के लिए, तो एट द एंड ऑफ द डे उसके पास सिर्फ़ एक ही चीज़ रह जाती है कि यार मैंने आतंकवादियों को ना पाकिस्तान में घुस के मारा। तो इसके लिए वो को उसको कोई रीज़न चाहिए होगा और उसके लिए रीज़न सबसे बड़ा जो असेसमेंट है वो यही है कि कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा टाइप या पुलवामा से बड़ा कर सकते हैं, जो कि जिसके बाद उनके पास ये कोई एक्सक्यूज़ हो। लेकिन ऐसा करेंगे तो इट विल बी अ ब्लंडर फॉर इंडियन इट नेशन विल बी कि बिग अगर ब्लंडर, उन्होंने इस यस। दफ़ा कुछ बिग ब्लंडर, उसकी वजह ये है कि देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया में भी एक आम इंसान रहता है, भले उसका रिलीजन कोई भी हो। बेशक, बेशक, अगर बेशक। वो भी उतने बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है और पाकिस्तान से ज़्यादा जहालत है, पाकिस्तान से ज़्यादा जिसे कहते हैं हर चीज़ में इंडिया की आगे है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत करीब से इसलिए जानता हूँ कि आउट ऑफ पाकिस्तान जो मैंने देखा अपने साथ इंडियन कोलीग्स को, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कम सैलरीज़ पे काम करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स जो वो बताते हैं और जिस तरह का उनका लाइफ़स्टाइल है दैट इज़ हॉरिबल। जो हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं तसव्वुर कर सकते। हमारे यहाँ एक एवरेज मिडल क्लास फैमिली भी जो है वो उनकी मिडल क्लास फैमिली से मच बेटर पोज़ीशन में, तो एक जो पर कैपिटा इनकम और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत बेहतर हैं। तो अगर इस तरह की मोदी ने कोई गलती की तो ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो इंडिया फिर अगर खुदा न ख़ास्ता ये न्यूक्लियर पे चली गई बात, तो फिर ये अल्टीमेट म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी नहीं, और लेकिन वो इंडिया का जाएगी ज़्यादा नहीं। बड़ा मैं नुकसान मैं होगा। बताऊं, न्यूक्लियर पे जाएगी नहीं। अगर ये जो रिसेंटली जाएगी जो नहीं। शाहीन खत्म हुई है सीरीज, उसमें एक चीज तो सामने आ गई ना, कि पाकिस्तान और चाइना हुँ, हुँ, दोनों हुँ। जो हैं एक चीज को, यानी कि जो खतरात हैं उनको मिलके निपटेंगे। ठीक है ना? तो क्लियर किस्म का था नहीं तो उससे पहले। मैं इस सवाल में आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, सॉरी टू से मैं आपसे ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि पहले तो आपको फिर मैं बीका के हवाले से बताऊँगा। पहले मुझे आप ये एक सवाल जो मेरा है वो बताएँ कि अगर एज़ सच कोई इंडिया फ़ॉल्स फ्लैग करता है और कोई इस तरह की जिसे कहते हैं ब्लंडर करता है और पाकिस्तान उस पे रिटेलिएट करता है और बात थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, तो पाकिस्तान अगर ऑफेंसिव कर रहा हो कश्मीर के अंदर, जो कि लाइकली है कि अगर बात बढ़ेगी तो पाकिस्तान फिर इस ऑप्शन पे जाएगा एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ डीजीआईएसपीआर। तो उसके बाद क्या इंडिया न्यूक्लियर ऑप्शन पे नहीं आएगा? ये न्यूक्लियर पे नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर देखो यहाँ पे अलायंस चल रहे हैं। इंडिया अमेरिका इस वक्त जो है एक लूज पार्टनरशिप के अंदर है। ठीक है? इंडिया और अमेरिका लूज पार्टनरशिप में, पाकिस्तान और चाइना अलायंस के अंदर है। मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान के साथ करता है या चाइना के साथ किसी मौके के ऊपर, आज कर्नल प्रवीण सानी ने भी ट्वीट की थी कि क्या इंडिया ने सोचा है कि अगर वो स्ट्राइक करता है किसी वजह से चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा? ऑब्वियसली बात ये है कि एक बात गुस्से में बंदा कर देता है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रैक्टिकली आता है तो उसे पता चलता है कि ना भाई ये हमारे बारे में नहीं है। अभी इंडिया की सिचुएशन ये है कि आपको पता है कि एमुनिशन उनका जो है, जो लोकल बन रहा है वो थर्ड क्लास बन रहा है, वो चलने से पहले ही फट जाता है। बाहर से खरीद रहे हैं। अमेरिका की लॉटरी लग गई है कि देखें गिरती हुई इकॉनमी में जो उनके है, बीका की उनके अभी आप बात कर रहे थे, एक सॉरी जी, आपकी जी। बात कर, बीका जी, से मैं पहले बीका जो का ही बता रहा था। बीका से पहले जो इन्होंने 3 किए, इंटेलिजेंस शेयरिंग का, फिर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का, और अब ये जियो स्पाटियल डाटा की जो बीका है। तो इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद बेसिकली अमेरिका के ऑप्शंस बढ़ गए हैं अपने पार्टनर की तरफ, और पार्टनर के ऑप्शंस कम हो गए हैं। रशिया ने, परसों की खबर है ना, रशिया ने इनकार कर, इस दफा जो है वो इनका जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है वो नहीं हो रहा है। पहली दफा नहीं हो रहा है। हालांकि वर्चुअल हो सकता था वो, अब तो यार बात ही कुछ और वो हो गई है। सोवियत यूनियन के ज़माने से हो रहा है, हो रहा यूएसएसआर जब था तब है, नहीं से। हो रहा। इसका मतलब ये है कि इंडिया के ऑप्शंस कम हो गए, अमेरिका के ऑप्शंस जो अब है वो पाकिस ज्यादा हो गए। तो कौन विन विन ज़्यादा हो कंडीशन गए। में है यार? देखो अवाम भी मर रही अमेरिका है, विन-विन कंडीशन में। तो मामला तो खत्म अच्छा हो गया। मैं बीका के हवाले से आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ। हाँ, अ, इस पे जो डिसेंडेंट राय है ना इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर और इकोनॉमिक या मिलिट्री सर्कल्स के अंदर, वो ये है सीधी-सीधी सी,
कि आप अगर अमेरिका की दोस्तों की हिस्ट्री उठा के देखें, तो मैं मुख्तसर आपको ये बताऊँ कि आपको याद होगा कोरियन वॉर के अंदर अमेरिका ने लड़वा दिया था नॉर्थ और साउथ कोरिया को, उसके बाद भाग गया था। और ऐसे ही उसके है। बाद पूरा साउथ कोरिया जो है नॉर्थ ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। आखिर की कोई एक स्ट्रिप थी जो रह गई थी, जो उन्होंने रोकी हुई थी। उसके बाद जो है यूएन बीच में हम्म, पड़ा था और फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान डीमिलिटराइज जोन तक कोई एग्रीमेंट हुआ जो आज तक कायम है। हम्म, तो वो तो भाग गया था बीच से। इसी तरह आपको याद होगा कि जॉर्जिया और रशिया की जंग अभी रिसेंटली 2008 में अमेरिका ने करवा दी थी और फिर खुद हाँ, बीच से भाग गया था। और रशिया ने फिर खूब अच्छी तरह इंटेंसिवली जो है ये नेटो के सैटेलाइट रडार्स को समेत जॉर्जिया का पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया ने जो है वो तबाह कर दिया था। और उसके बाद अमेरिका लेकिन नहीं आया था, ऑल्दो के अमेरिका का नेटो और जॉर्जिया यानी जो एक्स स्टेट्स थे उनके साथ एग्रीमेंट है कि अगर रशिया ने किसी सूरत इन्वेजन की, रिटन स्टेटमेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिटन स्टेटमेंट है लेकिन एग्रीमेंट है, सॉरी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने इंटरफेयर नहीं किया था। और सेम ये तो दो केसेस हो गए, तीसरा ये कि अगर सेम ऐसे ही हुआ था वियतनाम के अंदर, आपको पता होगा नॉर्थ और साउथ वियतनाम में कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की जंग थी। और उसके बाद जब नॉर्थ वियतनाम में साउथ वियतनाम को इन्वेड किया था तो जी, अमेरिका भाग गया था बीच से। और उसके बाद वो वियतनाम पूरा का पूरा ही छोड़ के भाग गया। और उसके बाद जो वियतनाम के अंदर तबाही हुई है उसके बाद चाइना, रशिया और जो सेंट्रल ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया के लोग हैं, इन्होंने मिलके उसमें सीजफायर कराया और वियतनाम फिर कहीं जाके स्टेबल हुआ। तो अमेरिका की तो हिस्ट्री यही है कि जिस जिससे इसने दोस्ती की है और जहाँ जहाँ इसने अपनी मफाद के लिए जंग लड़ाया है वो कंट्री डिस्टेबलाइज हुआ है। अभी मैंने इराक और अफगानिस्तान इनका जिक्र नहीं किया, अभी मैंने इन तीनों का जिक्र इसलिए किया कि लोगों को शायद ये 3 वॉर्स याद नहीं है जिसमें अमेरिका तो पड़ गया था बीच में, लेकिन बाद में वो खुद बीच से निकल जाता है और वो जो बाकी 2 ममालिक होते हैं वो लड़ते रहते हैं और तो यही हो उस रहा है रीजन का ना, नुकसान होता है। इस लद्दाख में क्या हुआ था। यही अच्छा, हो रहा है। अब हमारा तो टाइम खत्म हो रहा है। बड़ी जबरदस्त बिल्कुल, डिस्कशन भी मैंने एंजॉय की है डिस्कशन। इंशाल्लाह ये नहीं, नहीं, सिलसिला थैंक यू हम सो जारी मच। रखेंगे। तो दोस्तों, ज़रूर, ज़रूर। पाकिस्तान जो है उसने हमेशा अमन चाहा है। हम एक अमन पसंद मुल्क है। और अफसोस की बात ये, अब तो ईयू डिसइंफो ने ये प्रूव कर दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान को विलनाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हक पे है और पाकिस्तान चाहता है कि हमारे खिते के अंदर मोहब्बतें बढ़ें, ट्रेड चले। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले चाइना ने इंडिया से भी कहा था कि यार तुम उबोर में आओ, हमारे इस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आओ, खुद भी तरक्की करो और इलाके को भी तरक्की आईपी करवाओ। आईपीआई को भी पाकिस्तान ने वेलकम किया था, ईरान वेलकम किया पाकिस्तान था, इंडिया गैस एग्जैक्टली। पाइपलाइन। एग्जैक्टली, लेकिन इस रियल पॉलिटिक्स के अंदर, इस खित्ते के अंदर एक माफिया जो है, जिसको इंडियन माफिया मैं कहूंगा, उसने जहां पे बंगालियों को तंग किया, जहां पे श्रीलंका में आग लगाई, पाकिस्तान के अंदर आग लगाई, 71 एक खुद मानते हैं, खुद अपने गुनाह को तस्वर और अब करते हैं तिब्बत में लगा रहे हैं। और अब तिब्बत पे लगा रहे हैं। तो हमें मोहब्बत हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अमन हो, सब कुछ हो, और इसी चीज़ की हम कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश को कमज़ोरी नहीं पाकिस्तान के की समझना चाहिए, क्योंकि वो इकबाल कहता है ना, वो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो अगले तज्जिए तक मुझे इजाज़त दीजिए और मखदूम को भी इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा हम मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, मैं और मखदूम ही मिलेंगे और बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। हाँ, जाने से पहले काइंडली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए /SAG_analysis के ऊपर। अपना ख्याल रखिए। अगले तज्जिए तक, अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।